अलास्का के जंगली इलाके एक विशाल और अनियंत्रित दुनिया है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। कई लोगों के लिए अलास्का एक स्वर्ग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही जगह उनका सबसे भयानक सपना बन जाती है। इन सुनसान और कठोर इलाकों में लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं और यहाँ का सबसे बड़ा खतरा मौसम या जंगली जानवर नहीं बल्कि इंसान खुद है। फेयरबैंक्स के पास एक शांत से इलाके में मासूम लड़कियों को सड़कों से उठा लिया जा रहा था। पुलिस को जल्द ही समझ आ गया कि वे किसी साधारण अपराधी से नहीं बल्कि एक सीरियल किलर से सामना कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार दुश्मन कोई डरावना राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जो आम लोगों के बीच ही मौजूद था। आर्कटिक सर्कल के दक्षिण में स्थित नॉर्थ पोल अलास्का एक छोटा सा शहर है जहां लगभग 2500 लोग रहते हैं और जहां कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि यहां कुछ बुरा हो सकता है। ये जगह सांता क्लॉज के लिए जानी जाती है और यहाँ के आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई देती हैं, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। वैज्ञानिक कारणों के बावजूद कई स्थानीय लोग मानते हैं कि ये रोशनियां उन आत्माओं का प्रतीक हैं जो हिंसक मौत मरी हैं और वे जिंदा लोगों को अपनी ओर बुलाती हैं। कभी कभी इन रोशनियों के साथ अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है जिसे लोग आत्माओं का संकेत मानते हैं। 1980 की गर्मियों में ये शांत शहर एक खौफनाक घटना का गवाह बना, जब 11 साल की डोरिस ओरिंग अपनी साइकिल से स्विमिंग क्लास से घर लौटते समय अचानक गायब हो गई। वो एक खुशमिजाज और जिंदा दिल बच्ची थी जो गाना गाती थी और ट्रम्पेट बजाती थी। उसके दोस्तों के अनुसार वो हमेशा हंसती रहती थी और जीवन से भरी हुई थी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद वो घर से भाग गई है, इसलिए उसके दोस्तों से पूछताछ की गई कि क्या वो परेशान थी या कहीं जाने की बात कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। डोरिस का परिवार और पुलिस दोनों चिंतित थे, क्योंकि अलास्का एक बच्चे के लिए बेहद खतरनाक जगह है जहां मौसम और जंगली जानवर दोनों जानलेवा हो सकते हैं। उसी दिन डोरिस की साइकिल बैजर रोड के किनारे झाड़ियों में सड़क से लगभग 20 फीट दूर मिली, लेकिन वहां ना कोई पैरों के निशान थे और ना ही किसी संघर्ष का सबूत मिला। ये केस बेहद कठिन बन गया, क्योंकि दिन ब दिन एक बच्ची को सड़क से उठा लिया गया था। पूरा शहर पोस्टरों से भर गया और इनाम की घोषणा की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में एक गवाह सामने आया जिसने बताया कि उसने उसी इलाके में एक नीली गाड़ी को तेजी से निकलते हुए देखा था और ड्राइवर सीट पर किसी चीज से जूझ रहा था। इस जानकारी के आधार पर एक स्केच तैयार किया गया, लेकिन उससे भी कोई पहचान नहीं हो सकी। डोरिस के पिता इस घटना के बाद टूट गए। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और बस घर पर रहकर खिड़की के बाहर देखते रहते थे, मानो उन्हें उम्मीद हो कि उनकी बेटी वापस लौट आएगी। पूरा शहर डर के साए में जीने लगा और लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये दूसरी घटना थी, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की की हत्या हो चुकी थी। 8 महीने पहले एक लड़के को जंगल में एक युवती की लाश मिली थी, जिसकी पहचान 19 साल की ग्लेंडा सोडमैन के रूप में हुई थी। वो पीठ के बल पड़ी हुई थी और पूरी तरह कपड़ों में थी। उसकी हत्या गला घोंट कर की गई थी और उसके सिर में गोली मारी गई थी। उसके साथ किसी तरह का यौन हमला नहीं हुआ था और मौके से केवल 38 कैलिबर की गोली का खोल मिला था। ग्लेंडा एक स्टेट ट्रूपर की बेटी थी और हाल ही में उसकी शादी हुई थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। उसके पति ने उसे पहले ही लापता बताया था। जब वो काम से घर लौटा तो बच्चा पालने में था, लेकिन ग्लेंडा घर पर नहीं थी। सबसे पहले शक उसके पति पर गया और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसने पॉलीग्राफ टेस्ट दिया, जिसमें वो फेल हो गया, लेकिन कोई ठोस सबूत ना होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद 9 महीने बाद 16 साल की वेंडी विल्सन भी गायब हो गई। वो अपने बॉयफ्रेंड के घर जा रही थी और आखिरी बार उसे एक आदमी से बात करते हुए देखा गया जो एक ट्रक में था। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली और उसके साथ भी वही हुआ जो पहले मामलों में हुआ था। उसका गला घोंटा गया था और उसके सिर में गोली मारी गई थी। अब पुलिस को साफ हो गया कि ये एक सीरियल किलर का काम है, लेकिन कुछ बातें उलझन बढ़ा रही थीं। डोरिस के केस में नीली कार का जिक्र था, जबकि वेंडी के केस में सफेद ट्रक देखा गया था। इससे ये सवाल उठ रहा था कि क्या एक से ज्यादा किलर हैं? संदिग्धों की सूची 15,000 तक पहुंच गई, जिससे जांच और मुश्किल हो गई। इसी दौरान 21 साल की मार्लिन पीटर्स भी गायब हो गई, जो लिफ्ट लेकर एंकरेज जा रही थी। बाद में उसकी लाश मिली और उसकी भी हत्या गला घोंट कर की गई थी और उसके सिर पर 16 गेज शॉटगन से हमला किया गया था।
अब पुलिस पूरी तरह समझ चुकी थी कि वे एक खतरनाक सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं और ये भी शक था कि वही व्यक्ति डोरिस को भी उठाकर ले गया था। इसके बाद एक और लड़की गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी भी लाश मिल गई। पूरे शहर में दहशत फैल गई और लोग घरों से निकलने से डरने लगे। पुलिस ने कई इलाकों में निगरानी शुरू की और रात भर इंतजार किया, लेकिन किलर हाथ नहीं आया। उस समय तकनीक इतनी विकसित नहीं थी और कोई आधुनिक डेटाबेस नहीं था, इसलिए जांच पूरी तरह पुलिस अधिकारियों की याददाश्त और कागजी रिकॉर्ड पर निर्भर थी। बाद में FBI की मदद ली गई और एक प्रोफाइल तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि किलर शायद अकेला रहने वाला व्यक्ति है और स्थायी नौकरी नहीं कर पाता। लेकिन अचानक हत्याएं बंद हो गईं। पुलिस को पता था कि सीरियल किलर बिना कारण नहीं रुकते, इसलिए ये माना गया कि या तो वो मर गया है या जेल में है या कहीं और चला गया है। इसके बाद जांच पूरे देश में फैलाई गई और एयरफोर्स के रिकॉर्ड की जांच की गई, जिसमें संदिग्ध गाड़ियों की एक लंबी सूची बनाई गई। 1982 में टेक्सास से एक खबर आई, जहां एक लड़की की हत्या ठीक उसी तरीके से की गई थी जैसा अलास्का में हुआ था। एक अधिकारी वहां जांच के लिए पहुंचा, लेकिन स्थानीय पुलिस ने केस पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि किलर मर चुका है। फिर भी अलास्का की पुलिस को यकीन था कि उनका किलर अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं अपने अगले शिकार की तलाश में है, क्योंकि ऐसे लोग आम लोगों के बीच ही रहते हैं। वे दिखने में बिल्कुल सामान्य होते हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा होता है एक खतरनाक अंधेरा जो कभी भी सामने आ सकता है।